हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल लाइफ टॉप एकेडमी पर। एसएससी जीडी की क्लास चल रही है और एसएससी जीडी की क्लास आज फिर मैं लेकर आया हूँ। उससे पहले एक क्लास हो चुकी है। 2-3 दिनों से वीडियो नहीं बन पा रहा था क्योंकि कुछ काम थे, कुछ काम की वजह से मैं 2-3 दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज से आपकी वीडियो कंटिन्यू मिलेगी आपको। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम की शुरुआत किया था कि नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ रहे थे हम लोग कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने सीखा था कि नंबर का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो नंबर की क्लासिफिकेशन की बात करें तो नंबर जो थे आपके दो हिस्सों में बटे हुए थे। एक तो रियल में था, एक था इमेजिनरी में बटा हुआ था। एक रियल नंबर में, एक इमेजिनरी में। और रियल नंबर भी दो तरह के थे, एक तो रेशनल था और एक इरेशनल था। रेशनल था और इरेशनल। रेशनल के अंदर जो है हम लोग इंटीजर पढ़ रहे थे, होल नंबर पढ़ रहे थे और क्या साथ ही साथ में पढ़ रहे थे, नेचुरल नंबर पढ़ रहे थे। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। थोड़ा सा हम लोगों ने कुछ फार्मूला सीखा था किस तरीके से नंबर्स को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, डेसिमल नंबर्स को कैसे p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो ये सीखा गया था कि जैसे ये सीखा गया था कि 0.p के ऊपर बार है तो हम लोग p/9 लिख देते हैं। 0.pq के ऊपर बार है तो pq बटा क्या लिख देते हैं, 99 लिख देते हैं। 0.pqr के ऊपर बार है तो pqr अपान 999 लिख दिया जाता है। तो इसी तरीके से चलता रहता है। यानी कि अगर 0.7 के ऊपर बार है तो हम लोग लिख देते हैं 7/9। 6.1 2 के ऊपर बार है, 12 के ऊपर बार है तो हम लोग लिख देते हैं 12/99। और थोड़ा ये 3 से कट जाएगा तो 3 चौके 12, 3 33 बार में कट जाता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए 0.732 है, इसके ऊपर बार है तो हम लोग क्या करते हैं कि 732 दशमलव और बार को हटा देते हैं, 732 हो जाता है और इसमें 999 से भाग कर देते हैं। तो ये तरीका हम लोग सीख रहे थे पिछले लेक्चर्स में और इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया गया था। ये तो तब क्वेश्चन में ऐसा करते थे कि जब दशमलव के जस्ट बाद जो नंबर दिए गए उनके ऊपर बार हो, तो अगर दशमलव के बाद जस्ट नंबर दिए हों और उनके ऊपर बार नहीं होते थे तो उनको कैसे किया जाता था। तो जैसे 0.732 है, 3 2 के ऊपर बार है, 7 के ऊपर बार नहीं है, तो कैसे करते थे कि सबसे पहले पूरी संख्या को लिख लेते थे, 732 लिख लेते थे पूरी संख्या। फिर जिस पे बार नहीं है उसको घटा देते थे, 7 पे बार नहीं है तो घटा देते थे। जितने अंक पे बार होता था उतनी बार नीचे 9 लिखते थे, जिस पे बार नहीं होता था उस पर 0 लिख देते थे। इस तरीके से इनको सॉल्व करते थे। अब 12 में से 7 चला गया तो यहाँ पे आपका 5, तो 725 बच गया, नीचे 990। और इसको थोड़ा बहुत काट पीट के सिंपल कर लेते थे। इन तरीक़ों से हम लोग सीख रहे थे किस तरीके से रिकरिंग डेसिमल जो होते हैं, रिपीटिंग जो डेसिमल होते हैं, उनको हम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर अब थोड़ा सा इनको आगे बढ़ाएं तो इनको कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे इनको घटा सकते हैं, इन पर इनको सीखा जाए। तो देखिए, अगर ऐसे आ जाए कि 7.03 के ऊपर बार है और उनको जोड़ना है 6.58 के ऊपर बार, ये संख्या को जोड़ना है तो कैसे जोड़ें। ठीक है, तो एक तो तरीका हो गया कि हम इसको भिन्न में बदल के जोड़ें। एक तो तरीका हो गया हम डायरेक्टली इनको जोड़ सकते हैं कि 7.03 के ऊपर बार का मतलब 7.033333 ऐसे चलता चला जाएगा। 6.58 के ऊपर बार है तो 6.5858 58 फिर 888 ऐसे करके चला जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ना तो मैं ऐसे जोड़ लूँगा कि 8 3 11 हो गया, 8 3 11 एक हासिल 12 हो गया, 8 3 11 एक हासिल 12 हो गया, 8 3 11 एक हासिल 12 हो गया, 5 1 6 और 7 6 13 हो गया। तो 17.6222222 आ रहा है। अगर मैं यही चीज़ जैसे यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ तो यहाँ पे 1 आ रहा है, ऐसा मैं लास्ट से शुरू करता, अंत से शुरू करता तो यहाँ पे 1 नहीं आता, अंत में 1 आता। और चूंकि ये नंबर जो है रिकरिंग डेसिमल है, क्योंकि डॉट 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 पता नहीं ख़त्म कहाँ पे होगा, इनफाइनाइट तक जाके ख़त्म होगा, किस पोजीशन पे ख़त्म होगा ये इनको पता नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर मैं वहाँ से शुरू करता, एकदम अंत से शुरू करता तो अंत में 1 आता। बट हमको अंत का तो ज्ञान है नहीं, अंत का तो ज्ञान है नहीं,
तो क्या करेंगे, तो हम यहीं से इमेजिन कर लेंगे कि ये अंत है और इसके बाद जो है 2 2 रिपीट कर रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 13.6 2 के ऊपर बार, 2 2 रिपीट कर रहा है, 13.6 2 के ऊपर बार लिख देंगे। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ कि एक एक संख्या रिपीट हो रही, एक एक संख्या रिपीट हो रही थी, तो 2 4 संख्याएं लेकर देख लिया और कैसे ऐड कर सकते हैं। लेकिन कई जगहों पे हमको प्रॉब्लम होगा कि अब मान लीजिए किसी में 2 2 संख्या रिपीट हो रही होगी, किसी में 3 3 संख्या रिपीट हो रही होगी, तो उसमें हम कैसे करें, उसमें क्या ऐसा लॉजिक लगाएं कि जिससे हमारा फास्ट कैलकुलेशन हो जाए, क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वक्त होता नहीं। तो इसके लिए हमने दिमाग ये लगाया कि अगर दशमलव के बाद जितने बार है, एक अंक पे बार है, यहाँ पे एक अंक पे बार है, तो हम क्या करें, एक एक अंक पे बार है तो हम लासा ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। और एलसीएम मान लीजिए एक एक का एलसीएम एक ही आएगा, तो मतलब हम क्या करें, एक को यहाँ पे जो रिपीट करने वाला है, एक नंबर जो रिपीट करने वाला लिखेंगे यहाँ पे। और जैसे इधर देखा जाए तो एक अंक नहीं रिपीट कर रहा है, एक नहीं अंक रिपीट कर रहा, तो नहीं वाला यहाँ पे लिखेंगे, जो नहीं रिपीट कर रहा है उसको कहाँ लिखेंगे, नहीं रिपीट करने वाला यहाँ पे लिखेंगे, और जो रिपीट करने वाला यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, यहीं शुरू कर देना है, यहीं से दशमलव लगाना है और इसी लिखना शुरू कर देना, 7.03 रिपीट हो रहा है। इसके बाद आप जितना चाहो उतना लिख लो, जैसे 6.58, इसके बाद 8 जितना चाहो उतना लिख लो। अब क्या करना है, इनको जोड़ते चले, 8 3 11, 8 3 11 1 12, 8 3 11 1 12, 8 3 11 1 12, 5 1 हासिल 6 हो गया, 7 6 13 हो गया। इस तरीके हम जोड़ते चले आएंगे। अब क्या करना कि 13.6 ये वाला जो पोर्शन है रिपीट करने वाला, इसी पोर्शन के ऊपर बार लगा देना। समझ जाइए उधर 2 2 2 2 रिपीट कर रहा। हमने देख लिया कि अगर आंसर अगर देखा जाए और प्रश्न को तुलना किया जाए, तो प्रश्न को तुलना किया तो अगर एक के ऊपर बार लगा, एक के ऊपर बार लगा, तो आंसर में भी एक के ऊपर ही बार लगा मिलेगा। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल इस पे आधारित करते हैं। जैसे मान लीजिए 3.05 6 और 5 6 के ऊपर बार है, 4.3621 6 2 के ऊपर बार है, 6 2 1 के ऊपर बार है, इनको जोड़ना है। तो हमने देखा कि ये 2 के ऊपर बार है, यहाँ पे 3 के ऊपर बार है, 2 और 3 का लासा क्या हो गया 6, यानी कि इसमें 6 आंसर में 6 अंक रिपीट करेगा। अभी दिखाता हूँ आपको 6 अंक रिपीट करेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये रिपीट वाला बना लेता हूँ। मान लो 1 2 3 4 5 6 3 3 6 अंक रिपीट वाला बनेगा। और इसमें एक बार रिपीट नहीं हुआ, एक बार रिपीट नहीं हुआ, तो इधर एक बार भी रिपीट नहीं होगा। इधर अगर हम बना लें तो एक बार भी रिपीट नहीं होगा, एक अंक रिपीट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको शुरू करना, लिखना 3.2 5 6 5 6 5 6, इसके आगे जितना चाहे उतना हम बढ़ा सकते हैं। ऐसे इसको हम लिखना शुरू करेंगे 4.3, फिर 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1। अब इनको जोड़ लेते हैं। देखिए 6 1 7 हो गया, 5 2 7 हो गया, 6 6 12 हो गया, 5 1 6 1 7 हो गया, 6 2 8 हो गया, 5 6 11 हो गया, 6 7 1 8 हो गया, 5 2 7 हो गया, 6 6 12 हो गया, 5 1 6 1 7 हो गया, 6 2 8 हो गया, और 6 5 11 हो गया, और 3 2 5 1 6 हो गया, 4 3 7 हो गया। तो आंसर है 7.6187278। तो थोड़ा सा सही है, देखते हैं 1 8 7 2 7 8। अब देखेंगे 1 8 7 2 फिर 7 8 मिलेगा। अगर हम लास्ट से शुरू करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पे 6 अंक रिपीट करना चालू कर दिया। आंसर में 7.6 1 8 7 2 7 8 पे बार लगा देंगे, ये रिपीट करेगा। तो हमको क्या करना है कि देख लेना कि पहले वाले में कितने अंक पे बार लगा, दूसरे वाले में कितने अंक पे बार लगा, तो आंसर में भी उतने ही अंक पे बार आने वाला है। तो जोड़ेंगे भी हम इस तरीके से कि ताकि हमको पता चल जाए कि कितने पे बार आने वाला है।
तो सबसे पहले अगर हम जान गए कि 6 अंक पे बार आने वाला है तो 6 अंक को अपना 6 की पोजीशन को सेट कर लें। और इधर क्या करेंगे, इधर जितने अंक पे बार है, सबसे ज़्यादा बार कितने अंक पे बार नहीं है उतने अंक सेट कर लें, उतने अंक सेट कर लें। फिर इसके बाद यहाँ से दशमलव लिखना शुरू करें और फिर उनको जोड़ेंगे तो हमको सटीक आंसर जो है मिल जाएगा। कुछ और क्वेश्चंस को जोड़ कर देखते हैं। जैसे 9.321 1 के ऊपर बार है, 4.062 के ऊपर बार है, वाले 0 3 2 6 1 के ऊपर बार है। ठीक है, इनको जोड़ना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक अंक के ऊपर बार है, यहाँ पे 2 अंक के ऊपर बार है। एक अंक 1 और 2 का लासा हो गया 2, यानी कि इनको 2 अंक जो है फिक्स कर लेने हैं। मान लीजिए 2 अंक हमने फिक्स कर लिया, इसी में ही आंसर आएगा, इन 2 अंकों में ही आंसर आएगा। अब क्या करना है कि यहाँ पे देख रहे हैं कितने पे बार नहीं है, 2 अंक पे बार नहीं है, यहाँ पे क्या 3 अंक पे बार नहीं है, तो मैक्सिमम 3 अंक पे बार नहीं है, तो मैक्सिमम 3 अंक यहाँ पे हम फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे 3 अंक फिक्स कर लेंगे, 1 2 3 अंक। अब यही से हम दशमलव लिखना शुरू करेंगे, 9.321 1 के बार है तो 1 1 रिपीट करेगा, ऐसे 1 1 रिपीट करता चला जाएगा। ऐसे इधर देख लीजिए 4.032, अब 6 1 है तो 6 1 रिपीट करेगा, 6 1 6 1 6 1। अब दोनों को जोड़ देंगे, इधर 1 1 2 हो गया, 6 1 7 हो गया, 1 1 2 हो गया, 6 1 7 हो गया, 1 1 2 हो गया, 6 1 7 हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, 3 हो गया, 9 4 13 हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा 13.353, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 7 2 7 2 रिपीट हो रहा था, यानी 7 2 के ऊपर बार लगा देंगे, ये आंसर आ जाएगा। आंसर निकालने के पहले ही हम समझ जाएंगे कि आंसर में कितने अंकों पर बार आएगा। केवल क्या करना है कि जितने अंकों पे बार दिया है प्रश्नों में उनका एलसीएम ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आंसर में कितने अंकों पे बार आएगा। कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाना चाहता है, वो केवल बस ये चेक करना चाहता है कि कितने अंक पर बार आएगा आंसर में, बस यही वो चेक करना चाहता है। क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे 22.4 के ऊपर बार है, प्लस 11.567 के ऊपर बार है, माइनस 33.59 के ऊपर बार है। तो देखिए 1 अंक के ऊपर बार, 2 अंक के ऊपर बार, यहाँ पे 1 अंक के ऊपर बार, लासा ले लिया तो 2 अंक के ऊपर बार आ गया। हमको 2 अंक क्या करना है, फिक्स कर लेना। 2 अंक हमने फिक्स कर लिया, ठीक है। इधर देखें तो 1 अंक पे बार नहीं है, यहाँ पे देखें तो 1 अंक पे बार नहीं है, तो यहाँ पे 1 अंक पे बार नहीं है, तो मैक्सिमम इधर 1 अंक हमको फिक्स कर लेना है, पोजीशन कर लेना है। अब यहीं से दशमलव लिखेंगे 22.4444 ये वाला लिखेंगे तो 11.5676767, ठीक है, 4 4 4। इसका देखें तो माइनस करना है 35.599999। तो पहले 2 को जोड़ना, इनको जोड़ना, फिर इनको घटा देना। तो 7 4 11, 11 में से 9 गया तो 2 बचा, 6 4 10, 10 10 में से 9 गया, 1 बचा, 7 4 11, 11 में से 9 गया, 2 बचा, 6 4 10, 10 में से 9 गया, 1 बचा, 7 4 11 वही 2 बचेगा, 6 4 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, 5 4 9, 9 में से 5 गया, 4 बचा। यहाँ पे देखिए 2 1 3, 3 में से 3 चला गया 0, 2 1 3, 3 में से 3 चला गया 0, 0.41 0.4 1 2 1 2 आ रहा, बार बार रिपीट कर रहा है, 1 2 के ऊपर बार आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा, बहुत कठिन तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा समय लग जाएगा, लेकिन जब आप इसकी पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको वक्त नहीं लगेगा, आप फास्ट कर पाएंगे, आप ऑप्शन से भी आंसर को कर पाएंगे। ठीक है,
देखते हैं क्वेश्चंस। इसे 2.6 के ऊपर बार माइनस 1.9 के ऊपर बार, इसको कैसे सॉल्व करें। देखिए 2.6 के ऊपर बार है तो इसको लिख सकते हैं 2.666 ऐसे चलता चला जाएगा, और 1.9 के ऊपर बार है तो 1.9999 ऐसे चलता चला जाएगा। तो 9 6 कितना हो गया 15, 9 6 15 1 16 हो गया, 9 6 15 1 16 16 16, एक हासिल बचा 2 1 3 1 4, तो 4 पॉइंट आप देखेंगे तो 5 को उड़ा दें तो 6 6 6 6 आपको लास्ट में मिलता चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.6 के ऊपर बार हो जाएगा। देखिए 0.56 के ऊपर बार है, माइनस 0.723 के ऊपर बार है, प्लस 0.39 के ऊपर बार, तो 0.7 के ऊपर बार। इसको ध्यान से देखिए, ये 0.56 के ऊपर बार रहने देते हैं, 0.723 के ऊपर बार रहने देते हैं, 2 3 के ऊपर बार है, और ये हो गया। इसमें अगर थोड़ा बहुत बदलाव करें तो ये हो जाएगा 39, और इसमें से अगर 3 घटा देंगे और यहाँ पे एक बार 9 आया तो 9, एक बार एक के ऊपर बार नहीं लगा तो 0 लिख लिया, 0.7 के ऊपर बार, 0.7 के ऊपर बार को लिख सकते हैं 7/9, तो ये हो गया उनका हमारा 39 में से 3 चला गया 36, 36/90, और ये 7/9, तो 9 चौके 36 हो गया, और 9 चौके 36 हुआ, 7 चौके 28, 28/90, 28/90, 28/90 को अगर हम चाहें तो क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 28 - 2/90, तो बोलेंगे नहीं, तब क्या करें, तो इसको हम कर लेते हैं 30, और 30 की बजाय हम कर लेते हैं इसको 31, 31 में से 3 घटाएंगे, 31 में से 3 घटाएंगे तो 28 आ जाएगा। तो हमने क्या किया कि सब मिला के अभी सीखा जा रहा था कि अगर पी क्यू है 0 पी क्यू है, क्यू के ऊपर बार है तो लिख सकते हैं पी क्यू माइनस क्यू बटा 90, तो मैं देखा यहाँ पे नीचे 90 है, और ये घट के हमको लग रहा है लिखा हुआ होगा पी क्यू में से क्यू घटा के, तो मैं सोचा कि कौन सा ऐसा नंबर होगा कि जो उसमें पी क्यू में से क्यू घटा पी क्यू में से पी घटाने पे आपका 28 मिल जाएगा। तो मैं देखा 31 में से 3 घटाने पे, यानी पी क्यू में से पी घटाने पे आपको 28 मिल जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 31 के ऊपर, 31 में 1 के ऊपर बार बटे 90, 0.31 के ऊपर बार बटे 90, इसको लिख सकता हूँ। अब देखिए ये प्रश्न आपका फिर से वही हो गया कि 0.56 के ऊपर बार, 0.723 के ऊपर बार, और ये क्या हो गया कि 0.31 के ऊपर बार बटे 90, इसको सॉल्व करना। 3 1 के ऊपर बार, 90 तो हट ही जाएगा, बार लगा दिया हमने तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा सिंपल कर लिए। मेन हमारा मुद्दा था इसी वाले पोर्शन को सॉल्व करना, और इसी वाले पोर्शन को हमने सिंपल किया। इस वाले पोर्शन को सिंपल करके भी उनको हमने बार में कन्वर्ट करके लिखा। अब बार में कन्वर्ट करके लिख लिया हूँ तो अब क्या करूँगा कि इसको फिर से उसी तरीके से जोड़ने का प्रयास करूँगा, ठीक है। उसी तरीके से अब इसको हम फिर से जोड़ेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, देखिए हमारा हो जाएगा 0.56, तो 0.56 के ऊपर बार है, मैं लिख लेता हूँ 0.5666 ऐसे चलता चला जाएगा। 0.723 के ऊपर बार है तो इसको लिख लेते हैं 0.723 ऐसे चलता चला जाएगा। 0.3 एक के ऊपर बार है तो 1 1 1 1 ऐसे चला जाएगा। तो हमको क्या करना, पहला दूसरा घटाना है, पहला दूसरा घटाना फिर तीसरा जोड़ना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहला तीसरा जोड़ता हूँ, 5 3 8 8 में से 7 गया 1, सॉरी राइट साइड से जोड़ते हैं ना, तो 6 1 7 7 में से 3 गया 4, 6 1 7 7 में से 2 गया 5, 6 1 7 में से 3 गया 4, 6 1 7 7 में से 2 गया 5, 6 1 7 में से 3 गया 4, 6 1 7 में से 2 गया 5, 5 3 8 में से 7 गया 3, 8 में से 7 जाएगा 1, और यहाँ पे 0.15 के बाद क्या रहा 4 5 4 5 ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। तो 0.1545 के ऊपर बार ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, उन कॉम्प्लिकेशंस को पहले आप अलग से सॉल्व कर लीजिए, फिर डायरेक्टली इस तरीके से जोड़ने का घटाने का प्रयास करिए।
और कभी कभी क्या होगी, आप जैसे वो कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व कर लेंगे तब आपको आप एनालिसिस कर पाएंगे कि केवल उत्तर में क्या होगा कि आप पाएंगे कि यहाँ पे 1 के ऊपर बार लगा, यहाँ पे 2 के ऊपर, यहाँ पे 1 के ऊपर बार लगाया, तो आंसर में क्या होगा कि 2 के ऊपर बार लगा रहेगा। और कितने के ऊपर मैक्सिमम बार नहीं लगा रहेगा वो पता करना, कि यहाँ देखिए 1 के ऊपर बार नहीं लगा है, यहाँ पे 1 के ऊपर बार नहीं लगा, यहाँ पे 1 के ऊपर बार नहीं लगा, तो आंसर में भी 1 के ऊपर बार आपको नहीं लगा हुआ मिलेगा। तो अब ऑप्शन टेक के भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, चूंकि मेरे पास अभी ऑप्शंस है नहीं, इस वजह से मैं इसके बारे में बता नहीं पाऊंगा, केवल मेरे पास क्वेश्चंस हैं। चलिए, मुझे लगता है ये थोड़ी सी बारीकियाँ आप सभी को समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर्स को और डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि जो हमारे पास धन पूर्णांक है, यानी कि धन पूर्णांक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इनको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं अभाज्य संख्या, जिसको कहते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, और दूसरा भाज्य संख्या, या जिसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। अब अभाज्य संख्या हम किसको बोलते हैं, वह संख्या जिनके केवल 2 विभिन्न फैक्टर होते हैं, 2 विभिन्न गुणनखंड होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य बोलते हैं। और इन दोनों में एक तो गुणनखंड, यानी कि 2 गुणनखंड जो होंगे, उन दोनों गुणनखंडों में एक तो एक गुणनखंड होगा और दूसरा तो संख्या खुद होगी, तो नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद ही होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, भाज्य संख्या में इसमें 3 से अधिक विभिन्न गुणनखंड होंगे, 3 से अधिक विभिन्न गुणनखंड इसमें होंगे। तो जिसमें 3 से अधिक विभिन्न गुणनखंड होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। जिसमें केवल 2 विभिन्न गुणनखंड होंगे उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अब जैसे बात करें 2 की, तो 2 क्या भाज्य की अभाज्य, तो 2 जो है एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके केवल एक फैक्टर है 1 और दूसरा फैक्टर है 2। 3 की बात करें, 3 के भी केवल एक फैक्टर 1 है, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, यानी कि ये तो अभाज्य हो गया। ठीक, और 4 की बात करें तो 4 के क्या 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, तो इसके 3 फैक्टर हो गए। 5 की मैं बात करूँ तो ये 1 से कटता है और ये 5 से कटता है, तो कह सकते हैं 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, ये सब के सब अभाज्य हैं। और 4 क्या है, 4 आपका भाज्य है, इसके पास 3 फैक्टर आ गए। ठीक है, 3 फैक्टर आ गए। अब अगर मैं बात करूं कि 2 क्या अभाज्य है, 3 क्या अभाज्य है, ऐसे अगर मैं बात करूं 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है। मैं अभाज्य की लिस्ट तैयार करूं तो टोटल देखते हैं कि 50 या 100 तक कितने अभाज्य मिलते हैं। तो 13 भी एक अभाज्य संख्या, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 17 अभाज्य है, 18, 19, 19 अभाज्य है, 20, 21, 22, 23, 23 अभाज्य है, 24, 25, 26, 27, 28, 32 अभाज्य है, 31 अभाज्य है, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 अभाज्य है, 38, 39, 40, 41 अभाज्य है, 42, 43 अभाज्य है, 44, 45, 46, 47 अभाज्य है, 48, 49, 50। 50 तक काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या होती है, 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और कोई पूछे 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है, तो आप इसी तरीके से खोजते हुए काउंट करते चले जाएंगे
तो पाएंगे 25 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सॉरी यहाँ पे लिखें सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। सबसे छोटी परंतु सम अभाज्य वो 2 हो जाएगा। सबसे छोटी परंतु विषम अभाज्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, आप आंसर करेंगे क्या? अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी एक अंक की अभाज्य संख्या, आंसर हो जाएगा 7। ऐसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी 2 अंकों, सबसे बड़ी लिख लीजिए, सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, तो 99, 98, 97 हो जाएगा आपका। ये 97 किसी से कटता नहीं, तो 97 हो जाएगा सबसे छोटी। सबसे अगर छोटी, अगर आपसे पूछा है सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, आप आंसर कर देंगे 101। 101 क्या होता है? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए क्रमागत 3 क्रमागत अभाज्य संख्या, अगर 3 क्रमागत अभाज्य संख्या की बात करते हैं, 2, 3, 5, सॉरी 3, 5, 7, 3, 5, 7, ये 3, 5, 7 क्या है? 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इस तरीके के कई सारे प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न आपके अभाज्य संख्या पे आधारित पूछे जा सकते हैं। तो वो मैं आपका एक एक करके सारी चीज़ों को बता दिया, आपको दिमाग के अंदर रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछा जाए तो 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछा जाए 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछी जाए तो 3, सबसे बड़ी 1 अंकों की अभाज्य संख्या पूछा जाए तो 9, सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या पूछी जाए तो 11, और सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या पूछी जाए तो 97, और सबसे छोटी अगर 3 अंकों की संख्या पूछा जाए तो 101, और इसके बाद 103 भी एक अभाज्य संख्या होती है। 103 भी क्या होता है? एक अभाज्य संख्या होती है। और इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए कि 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं बस के एक ही पेयर ही पॉसिबल है आपको। अब तक जो खोजा गया एक ही पेयर पॉसिबल हुआ है कि 3 अभाज्य संख्याएं क्रमागत हो। इसके बाद आप जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे एक तो 3 मिलेगा, एक 5 मिलेगा, एक 7 मिलेगा, ये 3 क्रमागत अभाज्य संख्या होगी। अब जब आगे आप खोजते चले जाएंगे अभाज्य संख्याओं का, तो आप पाएंगे कि जो अभाज्य संख्याएं रहेंगी वो बहुत ही लंबे लंबे गैप पर होंगी, बहुत ही लंबे लंबे गैप पर होंगी। ठीक है, थोड़ी थोड़ी और बातें सीखते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में कि अभाज्य संख्याओं में और कौन कौन सी बातें होती हैं। जैसे देखिए कि 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, और 11, 13, 17, 19, 23 और 29, 31, 37, 41, 43, 47, टोटल कितने हो गए? इस तरीके से अभाज्य संख्या है। अगर मैं 2 और 3 को छोड़ दूं तो 6 में 5 से भाग करूंगा तो कितना शेष बचेगा? तो 6 में अगर मैं 5 से भाग करूंगा तो मैं कह सकता हूँ -1 शेष बचेगा। 7 में अगर मैं 6 से भाग करूंगा तो +1 शेष बचेगा। 11 में अगर मैं 6 से भाग करूंगा तो कितना बचेगा? -1 शेष। 13 में भाग करूंगा तो 6 से +1 शेष बचेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, सारी की सारी अभाज्य संख्याओं में जो अभाज्य संख्या है उसको 2 और 3 को छोड़ दिया जाए तो जो अभाज्य संख्या हैं उनमें अगर हम 6 से भाग करते हैं, जैसे अभाज्य संख्या ए है, ए एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, और इसमें अगर हम 6 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या आएगा? शेषफल या तो +1 आएगा या तो
या तो -1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी अभाज्य संख्या होगी वो या तो 6n+1 के या 6n-1 के रूप की होगी, इसी दोनों रूपों की होगी जो अभाज्य संख्या है। और इसमें ध्यान देना है कि इसमें 2 और 3 को शामिल नहीं रखना। 2 और 3 को अगर छोड़ दिया जाए तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो 6n+1 या 6n-1 के रूप की होंगी। मतलब कि 6 से भाग करने पर एक शेषफल आएगा या तो -1 शेषफल आएगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हों और चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में 6 से भाग करने पे अगर 1 या -1 शेषफल नहीं मिलता है तो समझ जाइए कि जो चौथा वाला ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका अभाज्य संख्या होगा। तो आपको अगर अभाज्य संख्या छापना है, जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ, अभाज्य संख्या छापना है और यहाँ पे ऑप्शन दे दिए गए 89, मान लीजिए कि एक ऑप्शन हो गया आपका 87, और 81 ले लेते हैं, मान लीजिए कि 89 ले लेते हैं, और 37 ले लेते हैं, 101 ले लेते हैं। ये 4 ऑप्शन है और अभाज्य संख्या नहीं है, छांटना है कि कौन इसमें से अभाज्य नहीं है। तो अगर हम देखें कि इसमें 6 से अगर भाग लगाएं तो 6 का नम 6, 2 29 हो जाएगा और 6 बचे 30, यानी कि -1 शेष बच जाएगा। इसमें अगर 6 से भाग लगाएं तो 6 6 का 36 +1 हो जाएगा, +1 शेष बच गया। इसमें 6 से भाग लगाएं, 6 का नम 6, 4 41 हो गया और फिर 6 7 42 करें तो -1 शेष बच जाएगा। इन 3 ऑप्शन में अगर देखा जाए, एक में -1 एक में +1 शेषफल बच रहा है 6 से भाग लगाने पर। लेकिन इसमें अगर हम 6 से भाग लगाएं तो 6 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का नम 6, 2 बचा 21 हो गया, 6 3 18, 3 शेषफल बच जा रहा है। इसमें 3 शेषफल बच जा रहा है 6 से भाग लगाने पर। इसका मतलब कि इन तीनों के पॉसिबिलिटी है कि ये अभाज्य संख्याएँ हो जाएंगी, बट इसकी एकदम पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या हो ये नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 81 अभाज्य संख्या नहीं है और ये तीनों के तीनों अभाज्य संख्याएँ हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम अभाज्य संख्या को पहचान सकते हैं। ऑप्शन में अगर हम 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, अगर हम 3 ऑप्शन में 6 से भाग करते हैं और 3 ऑप्शन में ये पाते हैं कि तीनों ऑप्शन में 6 से भाग करने पे +1 -1 शेषफल नहीं मिल रहा, लेकिन चौथे ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा तरीका होता है अभाज्य संख्या को पहचानने का। दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको पहचानना है 89 89 का अभाज्य संख्या है, तो 89 के आसपास की एक पूर्ण वर्ग संख्या सोचना है। पूर्ण वर्ग संख्या, तो 89 के आसपास की पूर्ण वर्ग संख्या क्या मिलेगी, तो 89 के आसपास की पूर्ण वर्ग संख्या 100 मिलेगी। तो 100 का वर्गमूल ले लीजिए आप, 100 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल आप कितना पाएंगे, 100 का वर्गमूल आ गया 10। इस 10 से छोटा जितना भी अभाज्य होगा, जितनी भी अभाज्य संख्या होगी, 10 से छोटी अभाज्य संख्या क्या क्या मिलेगी आपको, मिल जाएगा 7 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ये 10 से छोटी अभाज्य संख्या है। अगर ये इनको विभाजित कर देती है, इनसे अगर विभाजित ना हो, ठीक है, अगर विभाजित ना हो तब ये क्या हो जाएगा आपका अभाज्य, तब ये क्या हो जाएगा अभाज्य। लेकिन अगर विभाजित हो गई तो क्या हो जाएगा भाज्य। तो क्या समझना कि जिस संख्या को आपको चेक करना है उसके आसपास की पूर्ण वर्ग संख्या सोचिए, फिर उसका वर्गमूल ले लीजिए। उसका वर्गमूल से छोटा जितना भी अभाज्य है, अगर इस संख्या को काट देता है तो भाज्य हो जाएगा ये संख्या, अगर नहीं काट पाता है तो अभाज्य हो जाएगा। तो 7 से अगर इसको चेक करें तो 7 एकम 7, यानी कि 1 बचेगा 19, 7 दूना 14, यानी कि 5 बचेगा। तो ये 7 से नहीं कटेगा, 5 बच जाएगा। 5 से चेक करेंगे तो 5 कटने के लिए लास्ट में 5 होना जरूरी है, तो 5 से भी नहीं कटेगा। 3 के लिए जरूरी है कि 9 8 17 अंकों का जोड़ 3 से कटे, तो ये भी 3 से नहीं कटेगा। 2 से चेक करेंगे तो लास्ट में 2 4 6 8 रहता है, तो कटता है 2 से भी नहीं कटेगा। यानी 89 ना 7 से कट रहा है, ना 5 से कट रहा है, ना 3 से कट रहा है, ना 2 से कट रहा है। इसलिए 89 क्या हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या हो गई, सॉरी 89 हो गया एक अभाज्य संख्या हो गई।
तो अभाज्य संख्या का पहचानने का दो तरीका हो गया आपको। एक तो 6 से भाग करके पहचानिए, दूसरा तरीका क्या है कि 89 है या फिर कोई भी संख्या अभाज्य है उसको पहचानना है तो उसके आसपास की पूर्ववर्ती संख्या सोचिए, उससे उसका वर्गमूल लेके उससे छोटे जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उनमें सबसे अगर वो संख्या कट जा रही है तो बोलेंगे कि वो एक अभाज्य संख्या नहीं है। अगर कट जा रहा है तो अभाज्य संख्या नहीं, अगर कट रहा है तो कट नहीं रहा है तो अभाज्य संख्या है, और अगर कट जा रहा है तो अभाज्य नहीं है, तो वो भाज्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं कि 403 लेते हैं, कि 403 के बारे में अगर हम सोचें कि 403 भाज्य है कि अभाज्य, तो 403 के बारे में सोचें तो 403 के आसपास का पूर्ववर्ग देखें तो आपको मिलेगा 400 एक पूर्ववर्ग संख्या है, और इसका वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्गमूल आपको मिल जाएगा 20 मिल जाएगा। अब ये 20 से छोटे जितने भी क्या होंगी अभाज्य संख्या, तो 20 से छोटे अभाज्य संख्या आपको 2 मिलेगी, 3 मिलेगा, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये मिलेंगे। तो क्या 2 से कटेगा, बोलेंगे 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटेगा क्या, 4, 3, 7 हो गया, 3 से नहीं कटेगा। 5 से कटेगा का, तो लास्ट में 5 ही नहीं है तो 5 से कहाँ से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 25 35, 5 53, 7 से नहीं कटेगा। 11 से देखें तो 11 3 33, 7 बचा 73, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से देखें 13 3 39, 1 बचा 13 हो गया, तो ये 13 से कट जा रहा है 403, 13 3 39, 1 बचा 13 हो गया, 13 से कट गया। अगर ये 403 13 से कट गया, इसका मतलब क्या हो गया, 403 एक अभाज्य संख्या हो, एक भाज्य संख्या होगी। 13 से कट गया तो एक भाज्य संख्या होगी, सीधी सीधी बात है। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि अभाज्य संख्या कौन है, कौन सी भाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं पे आधारित बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बट वो प्रश्न आपके सीजीएल लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीडीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एसएससी जीडी के एग्जाम में बस केवल आपसे ये पूछा जा सकता है कि कुल कितनी अभाज्य संख्या 1 से 50 तक है, या 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या, बस यही सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। या पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन देके इनमें से कौन अभाज्य है कौन भाज्य, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे चीज़ों को सीखिए, धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।